अहिंसा जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़े मनोयोग से इस कार्य को संभाला है और जब भी जहां भी मिलते हैं हर हमेश इस अपने कार्य के प्रति उनका जो लगाव है उसी की चर्चा करते हैं। और आज इस समारोह की योजना करने के लिए, इसके नए रूप रंग की सोच को प्रस्तुत करने के लिए मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि दुनिया में जितने भी राजपुरुष हो गए, उन सब राजपुरुषों को उनकी विदाई के बाद किस किस प्रकार की श्रद्धांजलियां मिली होगी। और जब उसे सोचता हूं तो मुझे लगता है शायद सरदार साहब अकेले ऐसे हैं कि दुनिया में उनको एक अनोखी श्रद्धांजलि मिली है। जो श्रद्धांजलि सरदार पटेल को मिली है शायद ही जगत के किसी भी राजपुरुष को मिली होगी। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं अनुभव करता हूं कि सरदार साहब की विदाई के इतने सालों के बाद भी जिस नौजवान पीढ़ी ने सरदार साहब को देखा नहीं था, जिन्हें सरदार साहब के जीवन का पूरा भली भांति परिचय भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, आज भी देश का नागरिक के मुंह से आवाज निकलती है कि काश सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते। तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती किसी महापुरुषों को कि इतने सालों के बाद भी उस महापुरुष को इस रूप में देखते रहना। मैं कभी कभी सोचता हूं राजनीति के क्षेत्र में देशभक्ति से भरे हुए बहुत लोग होते हैं, लेकिन राष्ट्रनिष्ठ राजनीति के मसीहा सरदार साहब थे। देश आजाद हो चुका था, पूरी जवानी जेलों में खपाती थी, 50-50 साल तक अपने आप को सुख चैन की नींद नहीं दी थी। जब आजादी मिली तो किसी का भी सपना करता है कि चलो कुछ दिन सो लें, कुछ दिन चैन से आराम कर ले, लेकिन 3 साल के भीतर सरदार साहब ने किसी भी सुख चैन को भोगा नहीं होगा। सरकार बनने के बाद कहीं स्वागत समारोह में नहीं गए होंगे। दिन रात उन्होंने बिना सोए भारत की एकता और अखंडता के लिए इन छोटी छोटी रियासतों को जोड़ करके अखंड भारत के निर्माण के लिए जीवन को खपा दिया होगा। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे लोह पुरुष सरकार बनने के 3 साल के भीतर जाने की विदाई की तैयारी कर लें। अपने 3 साल के भीतर आजादी के आंदोलन में जितना अपने शरीर खपाया होगा, उससे ज्यादा शरीर उन्होंने आजादी के बाद जिस पद पर बैठे थे उस पद को शोभान्वित करने के लिए अपने आप को खपा दिया था। शायद राजनीति के अंदर आज के युग में भी इस प्रकार का उदाहरण मिलना बहुत संभव नहीं है। उस महान परंपरा को सरदार साहब ने जन्म दिया था। और सरदार साहब को जब मैं कहता हूं राजनीति के पुरोधा, उनके लिए पहला सपना था देश की एकता और अखंडता। भारत के संविधान का निर्माण होना था, लेकिन उसके पहले देश की सभी रियासतों को एकत्र करना और हर एक के दिल को जीतना। आज के जातिवाद की राजनीति के तराजू से अगर तोला जाए, एक पटेल का बेटा क्षत्रिय समाज को गले लगा लें और सभी क्षत्रिय समाज के राजपुरुष देश की एकता के अखंडता के लिए सरदार पटेल साहब के शब्दों को स्वीकार कर लें, कितनी ऊंचाइयां होगी, तब जाकर के संभव हुआ होगा। यह सरदार साहब ने करके दिखाया। जब सरदार साहब के साथ बारे में सोचता हूं, वो कितने दीर्घदृष्टा थे। 50 दिसंबर में वो हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन नवंबर 1950 शरीर साथ नहीं दे रहा था। मृत्यु की एक प्रकार से प्रतीक्षा हो रही थी। और नवंबर 1950 में सरदार साहब ने एक पत्र पंडित नेहरू को लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि आवश्यकता है कि हम विथ रेफरेंस टू चाइना हमारी डिफेंस पॉलिसी को परिवर्तित करें, पुनर्विचार करें। चाइना की बातों में ना आए, चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नवंबर 1950 में मृत्यु शैया पर सोए हुए सरदार साहब ने
पंडित नेहरू को चेतावनी देता हुआ पत्र लिखा था और इतिहास गवाह है कि सरदार साहब कितने सही निकले थे। आज भी चीन नई नई समस्याओं का जन्मदाता रहा है। 1950 में सरदार साहब की उस देशभक्ति ने उनको दूर का देखने के लिए प्रेरित किया था और सरदार साहब देख पाते। आज जब किसान आत्महत्या करता है, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र हो, इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्या करता है, तब याद आता है अगर देश का किसान का बेटा देश का पहला प्रधानमंत्री हुआ होता तो आज हिंदुस्तान में किसान को आत्महत्या करने की नौबत न आती। कभी कभी विचार आता है, आज जब कश्मीर के अंदर से हमारे नौजवान सेना के अफसर, सेना के जवान, उनका शरीर जब गांव लौटता है, आतंकवादियों की गोली से उसे भून दिया जाता है, जब उसकी विधवा पत्नी, जिसके सारे सपने अधूरे हैं, वो विधवा पत्नी अपने पति के शरीर को देखती होगी, उसकी शहादत को तो हम सलाम करते हैं, तब लेकिन उसके मन में से आवाज उठती होती, अगर सरदार पटेल होते तो कश्मीर में आतंकवाद की और गोलियों से नौजवानों को भूनने की घटनाएं न घटती। ये जीवन सरदार साहब का था, ये सामर्थ्य सरदार साहब का, और हमें इस बात का गर्व है वो इस धरती के संतान थे। हम सबके हमेशा प्रेरणा देने वाले महापुरुष थे। पूरा हिंदुस्तान उनका जयकार करता है और उस काम को आगे बढ़ाने का काम दिनशाह जी और उनके सारे मित्र कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत करता हूं, सरदार साहब को अंजलि देता हूं। गुजरात सरकार ने आज की कीमत में करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति इस ट्रस्ट के हवाले की है। मुझे विश्वास है कि दिनशाह जी के प्रयत्नों से उसके नए प्राण भर जाएंगे, नए रंग भर जाएंगे, नई ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।